हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ हो गए। तो वेलकम टू कैवेलियर इंडिया। आज हम लोग करने चल रहे हैं एफकैट के बारे में एनालिसिस। ये एयरफोर्स के एग्जाम्स हैं, एयरफोर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या क्या पूछा जाता है एफकैट में? आप लोग तैयारी कर रहे हैं एफकैट की, सारी चीज़ें पता होगी। एफकैट का फुल फॉर्म क्या होगा और एफकैट क्वालिफाई करने के बाद क्या बनते हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। Once you have decided to join FCAT, that means you have already studied everything. हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, वो आप जानते होंगे। सिलेबस की बात हो रही है तो हम सिलेबस डिस्कस करना है। मेरा जो खास फोकस पॉइंट होगा वो होगा इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज आस्क्ड, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, उसी की एनालिसिस करनी है। लेकिन उस पर पहुंचने के पहले एक ब्रीफिंग करना चाहेंगे। आई वांट टू ब्रीफ अबाउट एग्जामिनेशन, अबाउट सिलेबस, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, फिर अपने मेन पर आ जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, 2025-24 के पैटर्न पे होगा, वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। तो बात करते हैं कि व्हाट सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। पहले सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इंग्लिश इंपॉर्टेंट, इंग्लिश पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इसमें जो एप्टीट्यूड होता है जनरल एप्टीट्यूड नहीं होगा, मिलिट्री एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे। एक चीज और होगी ईकेटी, हो सकता है आपसे ईकेटी पूछ लिया जाए, मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट हो सकता है आपका, अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं। जो टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं उनसे ईकेटी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट से दिए जाएंगे, ठीक है। और ये होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो जनरली एफकैट में ये 4 चीजें होती हैं। अगर आप टेक्निकल कैंडिडेट हैं तो आपसे एक पेपर और हो जाएगा, वो ईकेटी का, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का। आप नेचर एग्जामिनेशन का नेचर देखते हैं, किस तरह क्या नेचर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो, मोड ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, ऑनलाइन होगा। सारे के क्वेश्चन क्या होंगे, सीबीटी होते हैं। सीबीटी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब एमसीक्यू होंगे, सब के सब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू पे होते हैं। 4 ऑप्शन, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, कोई आपको पेपर नहीं मिलेगा। मोड हो गया, ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वी विल डिस्कस ऑन लेटर। कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, 100 क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स। 100 क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड टू डू इन 120 मिनट्स। 20 मिनट्स फॉर्मेलिटी में अगर हम ले लेते हैं कि वो सब भरना वरना, वो सब तमाम भर की फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, तो एक तरह से ये मान लो कि 100 क्वेश्चन 100 मिनट, मतलब यू हैव एन एवरेज ऑफ 1 क्वेश्चन 1 मिनट पर क्वेश्चन। 1 मिनट पर क्वेश्चन में, इंग्लिश में 1 मिनट नहीं लगता पर क्वेश्चन में। ये आप टाइम बचाकर मैथमेटिक्स में रख लीजिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल लीजिएगा, आपको 1.5 मिनट मिल जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, इफ यू सिक्योर योर टाइम फ्रॉम इंग्लिश एंड जीके, इन सबसे आप क्वेश्चन टाइम बचा लेते हैं। तो मार्क्स मैक्सिमम होगा 300, इसका मतलब 180 थ्रो पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अब ये ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग का भी मैटर, मार्किंग का भी मैटर होगा। तो मार्किंग स्कीम क्या होगी कि जो करेक्ट आंसर होगा आपका, हर करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और एक भी अगर इनकरेक्ट आंसर हुआ तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1 की है, और पॉजिटिव जो आपकी मार्किंग है, जो आपके एक राइट आंसर पर मार्क्स मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, एक रॉन्ग हो गया तो -1 कर दिया जाएगा, आप जितना भी पाए हैं उसमें से, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ब्रेकडाउन, देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया, ये 90 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 30 क्वेश्चन मतलब 90 मार्क्स का। इसको 15 मिनट में निपटा दीजिए आप। 30 क्वेश्चंस को 15 मिनट में खत्म करना है। डोंट टेक 30 क्वेश्चन फॉर 30 मिनट्स, ओके। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, इसको भी आप 10 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं। 30 मिनट वो हो गया, 15 मिनट ये हो गया, और 10 मिनट ये हो गया, 25 मिनट, मतलब हाफ एन आवर में दोनों कर दीजिए आप।
30 प्लस 25 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में खत्म करना है, हाफ एन आवर में खत्म करना है। फिर जो 1.5 घंटे का टाइम मिलता है उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको टाइम ज्यादा लगेगा ना। ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको 40 मिनट के लगभग ले लेंगे। ये 20 क्वेश्चन 40 मिनट ले सकते हैं, 50 मिनट ले सकते हैं, 3 मिनट मतलब 1 आवर भी। और ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए उसके लिए आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है। 30 मिनट में ये खत्म कर दीजिए और 1.5 घंटे में ये खत्म कर दीजिए, मतलब 90 मिनट लगेगा। इसमें कितने क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको इस 45 क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है, 45 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। 45 क्वेश्चंस 90 मिनट, मतलब क्या हुआ, 1 क्वेश्चन 2 मिनट्स का हो गया। और यहाँ क्या करना है आपको, इन दोनों में, इंग्लिश में और इसमें, इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, 30 प्लस 25 मतलब क्या होगा, 55 क्वेश्चन आप कितने में कर दीजिए, 30 मिनट में कर दीजिए। मतलब हाफ मिनट लेना है, एक क्वेश्चन के लिए आधा मिनट लेना। ये आराम से हो सकती है एक क्वेश्चन आधे मिनट में, और इनमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल जा रहा है। यहाँ से टाइम बचाइए, यहाँ लगा दीजिए। इंग्लिश में आपको क्या करना है भाई, देखो इंग्लिश में कोई फार्मूला नहीं लगना, किसी वर्ड का एंटोनिम पूछ लिया है, एंटोनिम अगर आपको उस वर्ड का एंटोनिम आता है तो आता है, नहीं आता है तो फार्मूला लगा के सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। जैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस, अगर इन्होंने पूछा कोई जीके जीएस पूछ लिया, सपोज करो इन्होंने की बार पूछ लिया कि 2026 में डिफेंस का बजट कितना था, तुम्हें पता है तो पता है, नहीं है तो क्या करोगे, फार्मूला तो लगा नहीं सकते, कुछ डेरिवेशन लगा लिया और आंसर मिल गया। आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, छोड़ दो, 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, आधे मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की बात हो गई, बाद में हम लोग और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। चलिए अब आते हैं, हमने कहा था जैसे कि स्टार्टिंग में, आज हमारा जो मेन फोकस पॉइंट होगा वो होगा इंग्लिश। वी विल डिस्कस ऑन इंग्लिश, हम इंग्लिश पर ही डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की बात हो गई, कुल कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, 30 क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स का, ठीक है। 30 क्वेश्चन हुआ और 90 मार्क्स हो गए। टाइम कितना देना है इसको, 15 मिनट्स में निपटा दो इसको, ठीक। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जब इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में पूछी जाती है आपसे ग्रामर पूछी जाती है, वोकैब्युलरी पूछी जाती है और पैसेज पूछा जाता है। 3, आपका पेपर जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होगा। योर पेपर विल बी डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, तीनों चीजें आ जाएंगी। वोकैब्युलरी में भी इनके 3-4 सेगमेंट है, एक एक करके पूछेंगे। तो 1 बाय 1 हम चलते हैं। अब ये जो आपको दिखा ना, ग्रामर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीचे आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। सबके सारे सेगमेंट्स के क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। और एग्जांपल क्वेश्चन जो मैंने बना रखा है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के, बहुत पुराना नहीं, 2020 का नहीं, 2024-25 का वो पेपर है जिससे मैंने आपको बनाया है। तो ग्रामर में जब बात करते हैं ग्रामर की, इफ वी टॉक अबाउट ग्रामर, तो ग्रामर में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन का और फिल इन द ब्लैंक का। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और सेंटेंस विल बी स्प्लिट इन 4 पार्ट्स, ईच पार्ट any of these 4 parts may have an error, may not have an error। अगर इनमें से किसी में एरर है तो जिस पार्ट में एरर है वो आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है अगर तीनों पार्ट में से किसी में एरर नहीं होगा तो जो चौथा पार्ट है नो एरर का, तो आपको नो एरर लगानी है। फिल इन द ब्लैंक्स में चौथा कोई ऐसा नहीं होता है कि नो एरर हो जाए, एक ब्लैंक होगा, एक सेंटेंस लिखा होगा, एक सेंटेंस में ये ब्लैंक दे दिया होगा, इस ब्लैंक के लिए ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, और इसके लिए, इस जगह के लिए इनमें से कौन सुटेबल लगेगा वो करना है। एग्जाम्पल आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, इसके पहले एक बार ये खत्म कर लेते हैं। वोकैब्युलरी की बात करो तो वोकैब में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वोकैब में 5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक है आपका सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक वर्ड दिया होगा उसका सिनोनिम पूछा, या सिमिलर मीनिंग में दे देते हैं, ठीक है, सिमिलर मीनिंग, या कभी कभी केवल मीनिंग पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एंटोनिम या अपोजिट मीनिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, एक वर्ड दिया होगा, गिवन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड या अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आगे है इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन हो सकता है पूछे, एक इडियम या फ्रेज दे देते हैं, उसकी मीनिंग पूछते हैं, या कोई सिचुएशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग इडियम और फ्रेज लगाना है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होगा, यू आर गिवन अ सेंटेंस
and you will have to choose single word suitable for the सेंटेंस। एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड आपको सजेस्ट करना है, उस सेंटेंस को एक वर्ड में कैसे लिखा जाता है। सपोज करो एक सेंटेंस लिखा होता है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी आदमी के जीवन का इतिहास है, हिस्ट्री है पूरी, जिसको किसने खुद लिखा है, उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो ना, ऑटोबायोग्राफी। तो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, और स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर, एक ऐसे लिखा गवर्नर, एक ऐसे लिखा गवर्नर, और एक ऐसे लिखा गवर्नर, एक ऐसे लिखा गवर्नर, ठीक है ना। कौन सी स्पेलिंग गवर्नर की सही हो सकती है? तो लास्ट में गवर्नर में लास्ट में NOR लगता है, OR, लास्ट में OR लगता है, तो ये NOR ये सही होगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। समझ में आ गया? और देखना नहीं, एक पॉइंट देखना, NOR होता है लास्ट में, AR नहीं होता, ER नहीं होता। कई बार इसी तरह से ग्रामर की स्पेलिंग पूछी है, आप बता सकते हो ग्रामर की स्पेलिंग? GRAMMER या GRAMMAR या GRRAMAR या फिर GRRAMAR, या कभी कभी ऐसा करते हैं डबल M कर देते हैं, MMAR। पहली बात तो MAR होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट करते हैं तो लास्ट में MAR होता है, तो ये और ये दो कट गए आपके, ठीक है, कट गए। अब बचा है R के बारे में, तो R ये जो होता है ना, ये सिंगल होता है, एक R होता है, डबल R नहीं होता। दो कट गए, तीन आंसर कट गए। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है GRAMMAR, ये वाला। तो ऐसे स्पेलिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज की बात करो तो पैसेज से किस तरह के क्वेश्चन हैं? पैसेज से आपके किस तरह के क्वेश्चन? एक रीअरेंजमेंट पूछा जाता है। रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ कि एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ, समटाइम्स अ सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स एंड समटाइम्स अ पैराग्राफ इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। कभी कभी एक सेंटेंस के 4 पार्ट करते हैं, किसी कभी एक पैराग्राफ के 4 पार्ट करते हैं। सेंटेंस के 4 पार्ट किए होते हैं तो उसके पार्ट्स को डिसअसेंबल करते हैं, आपको ठीक से असेंबल करना होगा, ठीक से अरेंज करना होगा ताकि उसकी मीनिंग आ जाए। और पैराग्राफ में होगा तो पूरे पैराग्राफ के 4 सेंटेंसों के 4 सेंटेंस को ऊपर नीचे गलत क्रम में लगा देंगे, आपको सेट करना होगा। ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये तो वही वाली चीज हो गई व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस यू हैव बीन स्टडीइंग इन क्लास 3। जब आप लोग क्लास 3 में पढ़ रहे थे तभी से अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो। 10th तक पहुंचते पहुंचते आपको 2-2 पैसेज मिलने लगते हैं ग्रामर के पेपर में ना, जिसमें एक फैक्चुअल पैसेज होता है और एक डेटा बेस्ड होता है, सॉरी, एक फैक्चुअल होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है। एक पैसेज होता है जिसमें ढेर सारा डेटा दिया रहता है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको डेटा ढूंढ के लिखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको कुछ अपने मन से लिखना होता है, आपके आइडियाज देखते हैं, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें अब क्या करेंगे, अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे और ऑप्शन भी दिए रहते हैं, खाली ये पता करना है आपको कि विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट, ये पता करना होगा। आप इस काम को पहले से करते रहें। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन एक तरह से जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म या उसी का एडवांस वर्जन होता है। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में 3-4 जगह ब्लैंक कर देते हैं, उस ब्लैंक के लिए आप सुटेबल वर्ड दे देंगे 4-4 ऑप्शन का। आप बता रहे हैं कि प्लेस 1, ब्लैंक 1 की जगह पे कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, ब्लैंक 2 की जगह पे कौन सा सुटेबल वर्ड होगा, ब्लैंक 3 की जगह पे कौन सा सुटेबल वर्ड होगा। अब आप देखते हैं एक एक करके इसके नमूने देखिए। एग्जांपल, मैंने क्वेश्चन नंबर हटाया नहीं, क्वेश्चन नंबर 45 था, ये क्वेश्चन 2024 में जो पूछा गया था उसी का है, क्वेश्चन नंबर 45 था ये। इसमें पूछा है रमेश ऑफन लाइक्स टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। ठीक, एक इडियम है ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। इन्होंने कहा कि इसकी मीनिंग व्हिच इंप्लाइज दैट, इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ये चारों में से कौन सा हो सकता है? रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू लिसन टू नन, मतलब आप किसी की बात सुनते नहीं, बस अपनी ही शुरू रहते हो, अपनी शुरू की, अपने बारे में बात करना शुरू किया, आप दूसरे किसी को सुनते नहीं हो, अपनी ही हाँ करवाना चाहते हो, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे
आप सॉल्व तो कर नहीं रहे, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूं कि पेपर किस तरह का होता है। आपके पेपर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। मैंने कहा था ग्रामर, वोकैब्यूलरी और पैसेज के क्वेश्चन होंगे। ग्रामर मैंने कहा था कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं, वोकैब वगैरह। तो जिस क्रम में मैंने बताया है, ऑर्डर विल नॉट बी फॉलोड। जैसे मैंने जिस क्रम में बताया उस क्रम में होगा जरूरी नहीं। हो सकता है कि पहले आपको क्लोज टेस्ट पूछ ले, हो सकता है रीअरेंजमेंट पहले पूछ ले, ग्रामर के क्वेश्चन बाद में पूछ ले, या पहले वोकैब्युलरी का क्वेश्चन पूछ ले बाद में। कोई ऑर्डर नहीं फिक्स होता, लेकिन इतनी चीजों से जो मैंने बताया उन्हीं चीजों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हो गया ये इडियम का है, देखा, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, ये किसका है, इडियम का क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर इसको सॉल्व करा दीजिए, क्यों सॉल्व करा दें? अभी मैं आपको जस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ ना, सॉल्व कराने के लिए। इसके बाद इस वाले सेट के बाद मैं आज की ये क्लास ले लूँ, उसके बाद जब कल से आपकी क्लास मिलेगी इंग्लिश की, उसमें मैं प्रीवियस पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। अभी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ ना, अभी प्रीवियस पेपर आप देखिए ना, प्रीवियस पेपर किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, फिर आपके पेपर पे आऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन को करना ही हो तो क्या करोगे, रमेश लाइक्स टू प्रेज हिज ओन एबिलिटीज, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी एबिलिटी को, अपनी अचीवमेंट की प्रेज क्या करता है, यही वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ ब्लो हिज ट्रम्पेट, देखो प्रेज में जैसे यहाँ पे एडिया में दिया है ट्रम्पेट, तो आंसर में तो ट्रम्पेट होना ही नहीं है कहीं किसी कीमत पर। ब्लो हिज नोज, और एक्सटैटिक व्हेन, रमेश इज एक्सटैटिक व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है तो बहुत खुश हो जाता है, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है ना, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। खैर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या था, वो इडियम था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, नियरेस्ट इन द मीनिंग, आपको एक वर्ड दिया गया है जिसमें से उसकी मीनिंग दी है, चार है ये, एक वर्ड है उसकी चार मीनिंग है। अब ये चार की चारों मीनिंग इसी की हो जरूरी नहीं है, एक में इसकी सही मीनिंग होगी। Which of the following, which of the four options is exact, nearest, not exact, nearest meaning of the word was peace? और ये वास्पिस का मतलब क्या होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा टाइप का आदमी होता है। ठीक है ना, बहुत क्या होता है, चिड़चिड़ा टाइप का आदमी होता है। उसके लिए एक ऑप्शन दिया पेशेंट दिया, एक कंटेंटेड दे दिया, एक फ्रेटफुल दे दिया, और एक सबसर्विएंट दे दिया। ठीक है ना, तो जो इसका सुटेबल, इसकी आप मीनिंग जानते होंगे तो इसको आप लगा लेंगे। क्लियर, एक क्वेश्चन क्या हुआ, सिमिलर मीनिंग या इसको सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग या सिनोनिम, दोनों किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। सिनोनिम कह के पूछ सकते हैं या सिमिलर मीनिंग, या सिमिलर मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, इतने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, सिमिलर मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग और सिनोनिम, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 में जो पूछा गया था 2025 के पेपर, एरर। एरर जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट बिफोर, इसके ठीक पहले मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि एक सेंटेंस होगा, उसको चार पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा, नाइदर आई नॉर माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक डाउन, आगे लिखा है दैट स्ट्रीट। ठीक है, ये है सेंटेंस। इसको, इसी सेंटेंस को यहाँ नहीं, यहाँ तोड़ दिया, डाउन दैट स्ट्रीट एक पार्ट हो गया, फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉक ये लिखा हो गया, नो एरर, अगर कोई गलती नहीं हो तो नाइदर आई नॉर माय फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये हो गया। तो किस वाले पार्ट में एरर है, पार्ट में एरर क्या होगा, गोइंग के बाद क्या लगता है, टू वॉक, तो यहाँ पे जो ये टू लिखा होगा ये क्या होना चाहिए था, गोइंग टू वॉक। यहाँ टू वॉक नहीं है, गोइंग टू वॉक है। बहुत सिंपल सी, एकदम इजी सी एरर है, और ये पेपर मैंने नहीं बनाया है, ये 2024 का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन से दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा लग रहा होगा ना कि हम तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कॉमन एरर्स के। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में स्टेटमेंट क्या है, वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट, दैट कैन सब्स्टिट्यूट मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ, एक लाइन है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सब में लॉजी लगा हुआ है, स्टडी को लॉजी कहते ही हैं, यहां से कोई काम नहीं बनेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या होता है, बायोलॉजी कहते हो कि एपिस्टेमोलॉजी कहते हो या इकोलॉजी कहते हो या जूलॉजी कहते हो। ठीक है ना, बोलो, बायोलॉजी, जूलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या इकोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या कहते हो, लिविंग का मतलब जो सजीव होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे को भी तो सजीव माना जाता है ना। जूलॉजी में केवल प्राणी आते हैं, ठीक है ना, केवल जैसे जीव आते हैं, जीव इसमें जंतु आते हैं, इसमें वनस्पतियां आती हैं। समझ में आ गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है।
एक वर्ड लगाना है, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए एक वर्ड आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया था। आप सोचोगे कि ये गैप क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 54 था, यहाँ पे 56 था, तो 55 में एक और वन वर्ड का क्वेश्चन रहा होगा या एरर का क्वेश्चन रहा होगा, तो हटा दिया मैंने उसको, क्योंकि अभी मेरा पर्पज है आपको क्वेश्चंस दिखाना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाना। माय पर्पज इज टुडे, माय पर्पज इज नॉट टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टुडे माय पर्पज इज टू मेक यू अवेयर व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, 56 में हमको मिला एक और अपोजिट, अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम या अपोजिट इन मीनिंग, इसी को अपोजिट इन मीनिंग कहो या फिर इसी को क्या कहोगे, एंटोनिम्स। एंटोनिम के लिए एक वर्ड दिया इन्होंने, सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पर डाउट करते हैं, किसी पर संदेह करते हैं, ठीक है ना। तो एक वर्ड दिया इसके लिए निगल, एक वर्ड दिया ट्रिमर, एक वर्ड दिया इंसर्टिट्यूड, और एक लिखा है कन्विक्शन, ठीक है ना, ये वर्ड हो गया। ठीक, कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है जब हम किसी को कह देते हैं कि यू आर कन्विक्ट, मतलब जो उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, चार्जेस प्रूव्ड, जब आपके ऊपर आरोप साबित हो जाता है तब आप क्या होते हैं, कन्विक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आओगे तो क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में देखो क्या पूछा, इनकरेक्टली स्पेल्ड। अभी मैंने बोला था कि स्पेलिंग के क्वेश्चंस होते हैं, 2024 में इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा था। एक वर्ड दिया है पोजीशन, एक वर्ड लिखा है सीरियस, एक वर्ड लिखा है कंटिन्यू, एक वर्ड लिखा है सोर्स। इसमें आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि पोजीशन में क्या होता है, बोलो। पोजीशन में TION होता है ना, तो ये गलत हो गया, आंसर यही होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, रिलेशनशिप। क्या पूछा, रिलेशनशिप सिमिलर, मतलब ये क्या हुआ, रिलेशनशिप सिमिलर में आपका क्वेश्चन आ गया एनालॉगी का। क्या हो गया, एनालॉगी पूछी जा रही है। ये मैंने आपको उधर एनालिसिस करते समय नहीं बताया था बाय मिस्टेक, ठीक है। वो क्या में एनालॉगी पूछा करता है, एनालॉगी पूछा करता है। जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे बैट जिस तरह से रिलेटेड है क्रिकेट से, बैट किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, तो क्रिकेट क्या होता है, एक गेम होता है, बैट से खेलते हैं हम, तो हॉकी गोल नहीं होगा, बैडमिंटन कॉक नहीं होगा, क्योंकि बैडमिंटन में, बैडमिंटन गेम का नाम हो गया, कॉक हो गया, और बैडमिंटन रॉकेट हो गया। तो अगर यहाँ लिखा होता बॉल और क्रिकेट, बॉल और क्रिकेट होता तो कॉक एंड बैडमिंटन हो जाता, लेकिन बैट है तो बैट की जगह पर बैडमिंटन में क्या यूज होता है, रैकेट यूज होता है, रैकेट एंड बैडमिंटन हो जाएगा। समझ में आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन है। ये तो आप लोगों ने किया होगा खूब अच्छी तरह से, ये चीज आप जानते होंगे। नेक्स्ट है 61 में जंबल्ड ऑर्डर, लेकिन यहाँ जो जंबल्ड ऑर्डर इन्होंने दे रखा है वो एक सेंटेंस का जंबल्ड है। अबाउट ऑल हिज नॉइज दे मेक ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स नेवर्स एंड द, ठीक है ना। तो इसमें क्या शुरू करोगे, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, यानी कि सी से स्टार्ट कर सकते हो, सी से स्टार्ट, एक में सी से स्टार्टिंग है, डी से स्टार्ट नहीं होगा, बी से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। नॉइज दे मेक, यहां से शुरुआत नहीं होगी, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स अबाउट ऑल हिज, ठीक है ना, ये सब चीजें, अबाउट ऑल हिज नेबर्स एंड द नॉइज दे मेक, ये सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। तो एक सेंटेंस को जम्बल्ड किया है, देयर वाज अ सेंटेंस, सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स एंड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज बीन जम्बल्ड एंड यू आर आस्क्ड टू अरेंज देम इन मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स का, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का। एक सेंटेंस लिखा, इंडियंस डैश प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सेक्रेड, इंडिया के लोग तुलसी और पीपल जैसे पौधों को पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो क्या होगा, थिंक या कंसीडर या रिफ्लेक्ट या जज, यह क्या होता है, कंसीडर करना होता है, मानना। हम पीपल को, तुलसी को, इन सबको पवित्र पौधा मानते हैं, पवित्र मानते हैं, मानने के लिए कंसीडर लगाओगे। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें भी जंबल्ड ऑर्डर दिया हुआ है। जंबल्ड ऑर्डर दिया है मतलब करना क्या है, इसके पहले वाले में क्या था, अ सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, आपके वाले में क्या होगा कि अ सेंटेंस, अ पैराग्राफ ऑफ 4 सेंटेंस हैज बीन जंबल्ड, 4 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ था, ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ है, इसके सेंटेंसेस को जंबल्ड कर दिया गया है, मतलब फर्स्ट आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया है। दैट द ओनली ट्रू इंडिविजुअल,
आगे लिखा इज द होली मैन, यहाँ लिखा इट हैज फ्रिक्वेंटली बीन क्लेम्ड दैट, यही क्लेम्ड के बाद दैट लगेगा, क्लेम्ड के बाद दैट, ठीक है ना। which the traditional society of इंडिया टॉलरेट्स, मतलब क्लेम्ड के बाद दैट लगना चाहिए, यानी कि सी के बाद ए, किसमें है सी के बाद, यहाँ है सी के बाद ए, यहाँ सी के बाद ए है, यहाँ ए के बाद ए है, यहाँ दो, मतलब ये दोनों हो नहीं सकते, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है ना, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। आप देखना है डी से शुरू होगा या फिर डी सी ए बी, डी के बाद सी कनेक्ट होगा, विच से स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, विच से शुरू ही नहीं होगा, ये काम खत्म हो गया, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये वाला सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया। हालांकि ये मैं बोल रहा था कि पैराग्राफ है, लेकिन वो पैराग्राफ नहीं है, ये है एक वही सेंटेंस जम्बल्ड का ही मैटर है। अगला है क्लोज टेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि क्लोज टेस्ट क्या चीज होती है, तो देख लो, मैंने कहा था क्लोज टेस्ट का मतलब होगा एक पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ में 3, 4, 5 ऐसे ब्लैंक्स दिए होंगे, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा यह एक पैराग्राफ है, दिस इज अ पैराग्राफ। इसमें 3 ब्लैंक्स हैं, बड़ा बड़ा अलग अलग लिखा है ना, ये ब्लैंक 1 है, ये ब्लैंक 2 है और ये ब्लैंक 3 है, ठीक है ना। आप पैराग्राफ को पढ़ोगे उसके हिसाब से यहाँ पे सुटेबल फर्स्ट की जगह पर सुटेबल ऑप्शंस कहाँ से, ये फर्स्ट वाले के लिए फिलर इन्होंने कहा ये है, ये है, ये है और ये है, तो इसकी जगह पर फर्स्ट वाले की जगह पर सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, एवरी ईयर 21 मई इज डैश एज एंटी टेररिज्म डे, तो हर साल 31 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, क्या किया जाता है, मनाया जाता है, तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। अब वहां पे परमिटेड 21 मई इज परमिटेड एज एंटी टेररिज्म डे, या 21 मई इज अलेड एट एंटी टेररिज्म डे, या अग्रेवेटेड एट एंटी टेररिज्म डे, या फिर ऑब्जर्व, तो यहाँ पे ऑब्जर्व सुटेबल लग रहा है। ऐसे ही सेकंड वाले की जगह क्या लगाएगा और थर्ड वाले की जगह पर सुटेबल वर्ड क्या लगेगा, तो सेकंड वाले के लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्या लगाना है, और थर्ड वाले के लिए 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है क्या लगाना है, समझ गए ना। ये होता है क्लोज टेस्ट, इसी को क्लोज टेस्ट कहते हैं, पैराग्राफ फिलर का क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन और आता है जिसमें हमने कहा था कि ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है, यू आर गिवन अ पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ है दिया हुआ है आपको, ठीक है, इस पैराग्राफ पर बेस्ड आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, कभी 3 क्वेश्चन कभी 4 क्वेश्चन, तो इसी पैराग्राफ, ये ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था आप लोगों ने, इसी पैराग्राफ पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया होता है। 72 whom does the narrator think the grandfather look like, ठीक है ना, कौन वो था जो उनके दादाजी के जैसा दिखाई देता था। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पता, व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड, ये नरेटर का एटीट्यूड, ठीक है ना, टुवर्ड्स देयर ग्रैंडमदर, दादी की स्टोरीज के लिए इनके दिमाग में क्या एटीट्यूड क्या था, ठीक है। अगला यहाँ पर भी एंटोनिम पूछ लिया, पैसेज में भी एंटोनिम पूछ लिया, एक वर्ड दिया होगा रिवोल्टिंग, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह करना, तो उसी का एंटोनिम पूछ लिया इन्होंने, ठीक है ना, तो रिवोल्ट मतलब विद्रोह करना, तो एंटोनिम क्या होगा, पीस हो जाएगा, शांत रहे, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन थे, बस हो गया खत्म, ठीक है ना। ये आपका था एक बहुत शॉर्ट में एनालिसिस हमने की अंग्रेजी के पेपर की, स्पेशली फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम लोगों ने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है। 30 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, और क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होगा एक तरफ से बात करेंगे, तो ग्रामर होती है, ग्रामर में क्या क्या था, बस जस्ट समराइज कर रहे हैं बहुत फास्ट। ग्रामर है, ग्रामर में आपको क्या पूछा, ग्रामर में आपसे कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा था और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। दूसरा आपका आया वोकैब का, वोकैब्यूलरी में किस किस चीज के क्वेश्चन थे, देखो वोकैब्यूलरी में एंटोनिम के क्वेश्चन पूछे आपके, ठीक है, और साइनोनिम के क्वेश्चन पूछे आपसे, साइनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा, एक वाक्य के लिए एक वर्ड लगा हुआ था, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे इन्होंने, ठीक है, स्पेलिंग के क्वेश्चन कुछ इन्होंने पूछे, और एक चीज जो मैं उस समय भूल गया था बताना, एक क्वेश्चन इन्होंने कहा एनालॉगी, ठीक है ना, एनालॉगी भी इन्होंने पूछा है, ये वोकैब हो गया। उसके बाद पैसेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, पैसेज में इन्होंने रीअरेंजमेंट पूछा था, ठीक है, एक सेंटेंस के को 3 पार्ट में तोड़ दिया था और जंबल कर दिया था, अरेंज करना था, रीअरेंजमेंट पूछा था, क्लोज टेस्ट पूछा था जिसमें एक पैराग्राफ में 3 या 4 ब्लैंक रहते हैं उसको भरना होता है,
और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन था, फिर से मैंने आपको पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया, समराइज कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेनी ऑफ यू हैड ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। आप में से कई लोगों को तो पहले से ये सारी चीजें पता नहीं होगी, कुछ होंगे ऐसे एक आध दो चार जैसे कुछ लोग जिनको सारी चीजें सिस्टमेटिकली नहीं पता रही होंगी, क्या क्या पूछा जाता है, या ये भी पता रहा होगा कि क्या क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नहीं देखा होगा इससे क्लोज टेस्ट क्या होता है। मैंने कोशिश की कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश की। आप देख लीजिए, अभी मैंने कुछ ग्रामर नहीं पढ़ाया आपको, और ना ही कैसे सॉल्व किया, कोई अप्रोच वगैरह नहीं, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, और मैं पेपर लास्ट से शुरू करूंगा, 22 या 20 से स्टार्ट करेंगे। तो एफकैट के 20 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं, वन बाय वन हम आपको एफकैट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में मिलेंगे। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई स्पेशल चीज या किसी चीज पर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, चाहिए किसी सब्जेक्ट से, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी फ्रॉम इंग्लिश। आपको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ जानना हो, या जनरल अवेयरनेस के बारे में जानना हो, रीजनिंग है, किसी भी चीज के लिए इन्फॉर्मेशन को चाहिए, तो आप मेरे वाले कमेंट में, मेरे वाले वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा, तो जो और जो टीचर्स हैं उन सबको पता चल जाएगी। तो मैं उनको बता दूंगा, या वो लोग सबके सब लोग देखते रहते हैं, सबको पता चल जाएगी। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, हालांकि ये जो मैंने अभी बनाया है आप लोगों के सामने, ऐसा ही मैथ वाले सर भी करने वाले हैं। सभी के सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एनालिसिस करेंगे, और सब लोग अपने अपने प्रीवियस पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि मैं अब अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और पेपर सॉल्व करेंगे, तो बताएंगे कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या जरूरी है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने देख लिया, कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कॉमन एरर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, किस किस सेगमेंट से आता है, ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वो सारी चीजों पर नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे। आई होप कि you like the video. I will meet you in the next session. Till then, take care. Thank you.